हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हाद है। ये हमारी सेकंड क्लास है। हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था व्हाट ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई डू वी नीड इट। और इस क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं नीडेड स्किल्स टू बी अ प्रो डिज़ाइनर। प्रो डिज़ाइनर होने के लिए हमारे पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, इसको मैंने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। 3 पॉइंट्स हैं जिसको होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो पॉइंट्स नहीं अचीव कर सक रहे और हम लोग वो चीज़ नहीं कर रहे तो भाई सीधी बात है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन के कोई ख़ास तीर नहीं मार लेंगे। मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे इस तरह के डिज़ाइनर मौजूद हैं जो ये स्किल्स नहीं रखते और सिर्फ फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर सीख के आ जाते हैं काम करने के लिए, और फिर उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। सेम विद द क्लाइंट को भी वो क्रिएटिव काम नहीं मिल पा रहा होता है। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपके पास होंगे, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो फिर आप एक प्रो डिज़ाइनर कहलाएंगे। सही है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है क्रिएटिव थिंकिंग। आप कोई भी चीज़ बनाने जा रहे हैं तो आपकी जो थिंकिंग है उसके पीछे बिहाइंड कि आप क्यों बना रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या उससे अचीव करने जाएंगे, वो क्रिएटिव होनी चाहिए। उसको अगर सही इजी अल्फाज में बोलें कि आप अपनी डिज़ाइनिंग नॉलेज बढ़ाते हैं, जितना आप बढ़ा सकते हैं, जितनी आपके माइंड में उसकी लाइब्रेरी बनेगी, जितने आपके माइंड में उसके पास डिज़ाइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, उतना ही अच्छा आप क्रिएटिव थिंक कर सकते हैं। इसको मज़ीद हम लोग इस पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई प्रीवियस यानी कि पास्ट हिस्ट्री क्या रही है डिज़ाइनिंग की। फॉर सपोज़ जैसे कि अगर आप पोस्टर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या आप कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी पास्ट क्या रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको हिस्ट्री जाननी चाहिए कि भाई पहले कार्ड कैसे बनते थे, उसमें क्या क्या फ़ॉन्ट्स यूज़ होते थे, किस तरह के कलर कॉम्बिनेशन लोग यूज़ करते थे, कौन से कंट्रास्ट लगते थे। तो इससे क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि क्या चीज़ आपने नहीं यूज़ करनी, और अगर यूज़ करनी भी है तो जैसे कोई ट्रेंड है वो अभी भी चला आ रहा है तो वो फिर आप फॉलो करते हैं। अदरवाइज़ फिर आप उसको ऑब्सोलीट करते हैं कि भाई ये ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, मार्केट में आ चुका है, अब ये दोबारा नहीं चलेगा। तो आपकी एक पास रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होती है तो आप उसके लिए आसानी होता है। अब इसका सेकंड पॉइंट आ जाता है कि प्रेजेंट आपको कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है मार्केट में, किस तरह चीज़ चल रही है। तो वो ये है कि अगर आपने उसी से रिलेटेड अभी इंटरनेट के ऊपर से कोई ई बुक निकाल ली पोस्टर के ऊपर, या लोगो डिज़ाइनिंग अगर ले लें तो लोगो डिज़ाइनिंग किस तरह होती है, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, उसकी वो ई बुक्स निकाल ली, उसको पढ़ने लगे। अगर सपोज़ करें आपके पास ई बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो उससे रिलेटेड कुछ आपने टिप्स, हाउ इट वर्क्स वगैरह के किस्म के आप जाके ब्लॉग्स पढ़ लें। ब्लॉग्स एक एक पेज के होते हैं, वो ट्रेंड आजकल जो चल रहा है, जो करंट डिज़ाइनिंग स्किल्स लोग यूज़ कर रहे हैं लोगो बनाने के लिए, वो आप वहाँ से नेट से निकाल के पढ़ सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाह रहे तो सिंपल आप यूट्यूब पे जाएं, डायरेक्टली लिखे कि लोगो डिज़ाइन किस तरह होता है और कौन से लेटेस्ट हैं, क्रिएटिव लोगोस किसको कहते हैं, इस तरह के आपने वहाँ पे जाके सर्चिंग कर लें तो आपको इसी तरह की, जैसे मेरी एक वीडियो है, इस तरह की आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उससे क्या होगा कि आपके पास एक माइंड में लाइब्रेरी होगी, आप उसको देख के लर्न कर सकेंगे कि भाई ये आजकल इस तरह के लोगोस चल रहे हैं इस फील्ड के अंदर, और इससे आपको हेल्प मिलेगी कि जो आप अपने क्लाइंट के लिए बनाने जा रहे हैं। अच्छा, अब आ जाती है फ्यूचरिस्टिक वाली बात कि मतलब आपने पास्ट के बारे में पता कर लिया, प्रेजेंट क्या चल रहा है, अब फ्यूचर किस पे जाएगा। फ्यूचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने लिए कोई इंस्पिरेशन ढूंढें। जैसे इंस्पिरेशन में आपके आ सकता है कि दूसरा कोई प्रो डिज़ाइनर, अगर आपको लगता है आपको कोई हीरो आपको नज़र आ जाता है मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर कि भाई यार ये बंदा बहुत अच्छे लोगो बना रहा है, या ये बंदा बहुत अच्छे डिज़ाइनिंग बनाता है, इसकी स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो उसको फॉलो करना शुरू कर दें, उसके साथ इंटरेक्ट रखें, उसकी जो नई चीज़ें अपलोड हो रही हैं उसको फॉलो करें, उसको देखें वो क्या कलर यूज़ कर रहा है, क्यों आपको वो अच्छा लग रहा है। तो मेन रीज़न ये है कि उसके अंदर अच्छी चीज़ क्या है, उसने क्या ऐसा कुछ बनाया है या कुछ इस तरह प्रेजेंट किया है जिसकी वजह से वो चीज़ अच्छी लग रही है। एक तो वहाँ से फिर आपकी डिज़ाइन में इंस्पिरेशन आएगी। कॉपी नहीं करना, बस उसको पॉइंट नोट करना है कि वो क्या क्या कर रहा है, उस चीज़ को अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। ये आपके फ्यूचर हो जाएगा, क्योंकि फिर आप उसको फॉलो करते रहेंगे, वो भी अपने आप को अपडेट कर रहा है, तो आप एक अपने से अच्छे को फॉलो कर रहे हैं, तो उससे फिर आपको अपने काम में आसानी हो जाएगी। सही है। ये 3 पॉइंट हो गए कि
पास में आपने चीज़ों को देख लिया कि भाई उसके अंदर क्या क्या चीज़ हो चुकी है, वो अब नहीं हो रही है, उसको क्लासिक वर्जन में डाला है, या अगर जो भी उसमें से कोई पॉइंट अभी तक यूज़ हो रहा है तो या रिवैम्प हुआ दोबारा से आना शुरू हो गया मार्केट के अंदर, तो वो आपको पता चल जाएगी। थोड़ी करंट इन्फॉर्मेशन में आ जाए दूसरे पॉइंट के अंदर, तो वो आपके पास ये आ जाएगी कि भाई आजकल क्या चीज़ चल रही है, तो वो आपने नेट पर सर्च कर लिए, ई बुक्स वगैरह ब्लॉग हो गए या यूट्यूब पर जाके उसके ऊपर थोड़ी सी वीडियोस वगैरह देख ली। थर्ड ये कि आपने कोई एक अच्छा मेंटोर ढूंढ लिया नेट के ऊपर, प्रो डिज़ाइनर ढूंढ लिया, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब ये 3 पॉइंट हो गए, ये आपकी क्रिएटिव थिंकिंग में बहुत हेल्प करेगा कि अगर आप ये चीज़ फॉलो इस तरह से काम करेंगे तो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से आपके पास एक माइंड में लाइब्रेरी बन जाएगी चीज़ों के बारे में। तो आप जब कुछ भी बनाने लगेंगे तो क्या करना है और क्या नहीं करना है वो आपके थॉट्स में आना शुरू हो जाएगा। ये बेसिकली एक नॉलेज होती है जो आपके काम करने से पहले वो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग में बहुत हेल्प आउट करती है। इसके अंदर एक और चीज़ भी आ जाती है कि इससे आपकी एक और स्किल बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि भाई अगर आप कुछ चीज़ बनाने चाह रहे हैं तो पहले आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वो चीज़ क्या है, सही है। उसके पीछे बनाने से पहले उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट जैसे आप खुद नहीं सोच रहे, आपने उसी जैसी चीज़ अपने मेंटोर के या प्रो डिज़ाइनर जो दूसरे हैं उनको देखा, उन्होंने क्या अचीव किया उस चीज़ से, उसके पीछे उनका क्या कॉन्सेप्ट था, उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी उन्होंने यूज़ की है, और उनके वर्क के अंदर क्या ऐसी चीज़ें थी वो आप अपने वर्क में भी लेकर आ जाएं। सही, ये तो हो गया पहला पॉइंट आपका क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर। अब आज हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच या स्किल्स कह लें उसको। अब इसकी है कि आप सोल्यूशन प्रोवाइडर बने, डिज़ाइन इटसेल्फ आल्सो अ सोल्यूशन। सही है, इसमें ये होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू शुड नो योर क्लाइंट्स प्रॉब्लम, कि उसके काम में क्या इशू आ रहा है, या आपके जो डिज़ाइन जो किसी जगह आप डिज़ाइन अगर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई यार आप ये चीज़ कर लें, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों दे रहे हैं उसको ये काम, क्योंकि उसके पास कुछ इशू है, उसके प्रोडक्ट के अंदर कुछ मिसिंग है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये आप उसको एज अ सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सही है, उसके लिए फिर आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि आप पहले ये देखें कि आपके क्लाइंट या आपके काम के अंदर क्या चीज़ लैक कर रही है। सही है, डिज़ाइन लैक कर रहा है, डिज़ाइन अच्छा क्वालिटी का नहीं है, या फिर ओवरऑल वो है ही नहीं। सही है, ऐसा हो गया कि भाई उसके अंदर ऐसी चीज़ आ गई कि भाई वो मिसिंग कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है, उसको लोगो बनाना है, लोगो नहीं बनाना, बेसिकली वो एक काम कर रही है ऑलरेडी, उसके बाद लोगो नहीं है, उसने एक खाली टाइप फेस उठाया, उसने एक फॉन्ट यूज़ किया और चला लिया। अब मार्केट में उसके तमाम कंपेटिटर के पास लोगोज़ हैं, उसके पास नहीं है। अब उसको रियलाइज़ ही नहीं हो पा रहा है कि मेरे पास क्या चीज़ मिसिंग है। तो फिर आप उसको बताते हैं कि भाई देखें आपके पास लोगो नहीं है, आपकी ब्रांड आइडेंटिटी नज़र नहीं आती किसी भी जगह पे, सिर्फ ये टेक्स्ट लिखा आता है, इसी वजह से इसके ऊपर ज़्यादा लोगों की अट्रैक्शन नहीं आती, आई कैची भी नहीं है। सही है, तो इसलिए कि आप लोगो बनाएं, ये आपने एक उसको सोल्यूशन प्रोवाइड किया। सही है, एक तो ये हो गया कि भाई आपको पता हो कि क्या चीज़ लैक कर रही है, क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ एम्प्टी है। सेकंड चीज़ ये हो जाती है कि भाई फंक्शन प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। अगर किसी ने कोई डिज़ाइन बनाया हुआ है और वो दिख भी रहा है, सब कुछ है, उसके ब्रांड आइडेंटिटी भी है, ब्रांडिंग भी हुई है, लेकिन वो आई कैची नहीं है, या वो गोल अचीव करके नहीं लेकर आ रहा जो रिक्वायर्ड है, तो भाई उसके अंदर कोई फंक्शन रिलेटेड कोई इशू है। अब फॉर एग्जांपल उसने कोई ऐसी चीज़ बना ली कि भाई उसकी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही। सही है, वो देखने में बहुत अच्छी है लेकिन फंक्शनल नहीं है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो वो आपको अचीव नहीं करके दे रही कि जो उसका मकसद था, तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं। सही है, उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि भाई कोई चीज़ कि अच्छी भी लग रही हो और मकसद को भी पूरा कर रही हो, तो दोनों चीज़ें कि वो कन्विंसिंग भी हो, सही है, फंक्शनल भी हो, और साथ साथ अच्छी भी लगे, अट्रैक्ट भी कर रही हो, तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए। अब वो भी होता है कि भाई अगर फंक्शनल भी है, देखने में भी अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं हो रहा, तो फिर हम लोग जाते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर कि भाई उसके अंदर कुछ मिसिंग है। मिसिंग इस पॉइंट से कि हम या तो अपडेट नहीं हुए हैं मॉडर्न एरा के हिसाब से। सही है, अब ट्रेंड चेंज हो गया है, तो हम ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, हम इवॉल्व नहीं हो पा रहे, हम इनोवेट नहीं हुए उस चीज़ के अंदर, हमें उसको इनोवेशन पे लेके जाना चाहिए। तमाम आपके कंपेटिटर अपने ट्रेंड्स को फॉलो करने चाहिए, क्योंकि आप उसकी जो ऑडियंस है, राइट ऑडियंस है, वो टारगेट नहीं हो रही है। सपोज़ करें कि भाई फॉर सपोज़ आपकी फॉर सपोज़ मर्सिडीज़ एक कंपनी है,
एक गाड़ियाँ बनाती हैं, बहुत लग्जरियस कार्स होती हैं उनकी, लेकिन उनके पहले टारगेट ऑडियंस जो थी 80s के अंदर वो दूसरी थी। अब वो इस एरा के अंदर आ गए हैं, अब यहाँ पे सारे यंग लोग आ गए हैं, उनकी थिंकिंग अलग हो चुकी है। अब उस न्यू जनरेशन को टारगेट करना है, तो उसके लिए आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। मर्सिडीज़ को भी फिर एक इस तरह की चीज़ लेंगे। हाँ, 80s में कुछ और ट्रेंड्स थे, कुछ और चीज़ लोग मांगते थे, और आज के दौर में लोग कुछ और चीज़ मांगते हैं। आज के दौर में लोग फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। पुराने दौर के अंदर ब्यूटी और बोल्डनेस गाड़ी की होती थी, या स्ट्रॉन्ग कितनी है उसको देखा जाता था। आज वो ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं, तो फिर हमें ये देखना होगा कि हमें हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन जो भी है, तो वो इवॉल्व हुआ है, इनोवेट हुआ है या नहीं हुआ है। सही है। तो ये 3 इस तरह के पॉइंट्स हैं जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में मदद करती हैं। फिर से रिपीट कर दूं कि अगर कोई चीज़ लैग कर रही है या फंक्शनल नहीं है तो वो आपने प्रोवाइड करनी है। सही है। सेकंड चीज़ है कि भाई फंक्शनल भी है, दिख भी रही है, लेकिन फिर भी परफॉर्म नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उसमें मिसिंग है, कुछ पर्टिकुलर लेवल की चीज़ ना। तो वो आप उसके जैसे कि अच्छी दिख रही है लेकिन फंक्शनल नहीं है, तो आपने फंक्शनल वाले पार्ट को एडिट किया, या फंक्शनल है लेकिन दिख अच्छी नहीं रही इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पा रही उस तरह से, लोगों की आईज ही नहीं उसके ऊपर टिक पा रही, आई कैची नहीं बन पा रही, तो वो हो गए। अब ये थर्ड पॉइंट आ गया कि भाई फंक्शनल भी है और आई कैची भी है लेकिन फिर भी नहीं रिस्पॉन्स आ रहा, तो पता चलता है कि भाई आप अपडेट नहीं हुए हैं, आप इनोवेट नहीं हुए हैं उस प्रोडक्ट को लेके। तो फिर आप इन दोनों को होने के बाद तीसरा पॉइंट पे आ जाते हैं कि आपको इवॉल्व भी होना पड़ेगा नए लोगों के साथ, न्यू टारगेट ऑडियंस के साथ, कि भाई अब लोगों के पास ट्रेंड ये चल रहा है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का हो गया, ये सोल्यूशन प्रोवाइडर। सही है। थर्ड पॉइंट हो गया ऑलवेज रेडी टू इम्प्रूव और इवॉल्व। ये भी बेसिकली हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में थर्ड पॉइंट था उसी से रिलेटेड ही है। इसमें ये आ जाता है कि भाई आप अपने बारे में, आप ये अभी तो हम लोग सिर्फ क्लाइंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आप डिज़ाइनर सेल्फ के अंदर अगर आ जाते हैं तो भाई आप हर अपने काम के ऊपर एक फीडबैक ज़रूर लें। ये पहला पॉइंट आ गया कि भाई आपके काम जो भी आप कर रहे हैं, तो आपकी फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, आपके हीरोज़ हो गए, जैसे वही प्रो डिज़ाइनर जिसको आपको फॉलो कर रहे हैं, तो उससे आप फीडबैक ले लें। अब जो इस फील्ड को अपने फैमिली मेम्बर से या फ्रेंड से ना लें जो कि इस फील्ड के नहीं है, तो उनको तो वो तो कहेंगे भाई अच्छी चीज़ आपने बनाई है, या वो कहते हैं बुरी चीज़ है, तो वो मायने नहीं रखता। मायने कौन सा बात रखती है कि भाई उसी फील्ड का बंदा हो, प्रो डिज़ाइनर हो या बहुत ही अच्छा उस फील्ड से रिलेटेड हो, तो उसका जो रिस्पांस आएगा, उसके ऊपर जो फीडबैक आएगा, वो आपके लिए इम्प्रूवमेंट का ज़रिया बन सकता है। क्रिटिक्स भी आ सकते हैं कि भाई ये इतना आपने ख़राब बनाया है, ये वो, तो उसके अंदर से पॉजिटिवनेस वाली चीज़ आप निकालें और उससे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। डिज़ाइन को नहीं, अपने आप को, कि भाई आप कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं। आपने कुछ जैसे डिज़ाइनिंग के अंदर आपने फ़ॉन्ट बहुत पुराने यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन आपका डिज़ाइन अच्छा लेकिन फ़ॉन्ट्स मैच नहीं कर पा रहा, तो वो आपको कोई प्रो डिज़ाइनर ही आपको बता सकता है, या आपका मेंटर या ट्रेनर आपको ये बात बता सकता है कि भाई ये आपकी चीज़ इसमें लैग करती है, ये फीडबैक है और आप इस फ़ॉन्ट को चेंज कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट ये आ जाता है कि भाई जिस तरह से उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में था कि आप नए ट्रेंड्स के साथ, नए डिज़ाइन एलिमेंट्स के साथ, मॉडर्न स्टाइल एसेंशियल्स इनको यूज़ करते हुए डिज़ाइन बनाएं। क्योंकि जैसे मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, हर साल डिज़ाइन का ट्रेंड आता है, ग्राफिक डिज़ाइन 2019 आ गया, 2020 आ गया, तो उसको आप देखें कि आजकल मार्केट के अंदर क्या चीज़ इन हो गई है, कौन से कॉन्ट्रास्ट कलर इन हो गए, कौन से फॉन्ट्स इन हो गए, कौन सी चीज़ आप ऑब्सोलीट हो गई है, निकल चुकी है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक आप बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन आप 2018 का डिज़ाइन बहुत अच्छा बना रहे हैं 2020 के अंदर, तो वो मायने नहीं रखता। वो 2018 में बहुत आला था, 2020 में वो ऑब्सोलीट हो चुका है और कुछ नई चीज़ आ गई है, तो उस हिसाब से भी फिर आपको अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट आ जाता है। थर्ड पार्ट ये आ जाता है कि डिज़ाइन स्मार्टली। अब कुछ जैसे आपका फ़ोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, अब आप 2002 में भी था फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर और 2020 में भी है। अब इसमें फ़र्क क्या आ गया कि भाई जो काम आप 5-6 क्लिक से करते थे, अब वो 2 क्लिक से होना शुरू हो गया है। तो ये वर्क स्मार्टली वाली चीज़ बात आ जाती है यहाँ पे कि जो काम आप ट्रेडिशनल वे में बनाते थे, जैसे फॉर सपोज़ आप एक टेबल बना रहे हैं या आप एक लोगो बना रहे हैं जिसमें आप ग्रेडियंट यूज़ कर रहे हैं, मैनुअली ब्रश से ग्रेडियंट यूज़ कर रहे हैं, बाद में पता चला ग्रेडियंट का टूल आ चुका है, फिर उसके अंदर और पैलेट्स आ गए हैं जो बस 1 क्लिक के ऊपर वो पूरा प्रॉपर उस तरह का ग्रेडियंट वो वाला लुक जनरेट कर सकते हैं रियलिस्टिक, जिस पर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो वर्क स्मार्टली होता है कि भाई फाइंडिंग
अ फास्टर एंड ईजी वे टू डिज़ाइन। सही है, इसमें यह कि जो जितना फास्ट वे में जो कुछ हो सकता है ना, वो चीज़ आप पहले पकड़ें। उस चीज़ को पकड़ने से फ़ायदा ये होगा कि आप मॉडर्न डिज़ाइनर्स के साथ compete कर सकेंगे। अगर आप वो ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे हैं जिसमें आपको 10 मिनट लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है, और नए डिज़ाइनर को वो 5 मिनट में वो रिज़ल्ट वो ला के दे रहा है, तो आप पीछे रह जाएंगे। बेशक आपने बहुत आला चीज़ बनाई है, लेकिन जो नया डिज़ाइनर है वो काम 2 मिनट में कर रहा है जो आप 15 मिनट में कर रहे हैं। तो आपको टूल्स के अंदर जो नए नए फीचर्स आ रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्म होना चाहिए कि आप जो चीज़ बना रहे हैं, इलस्ट्रेट कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपके पास वो टूल्स होने चाहिए, उसकी लर्निंग होनी चाहिए, उसको सीखा हुआ होना चाहिए, ताकि आप इजी वे में उसको compete कर सकें। दैट्स इट। इसके अंदर के ये सारे टॉपिक्स हो गए। इसके अंदर से ये हो जाता है कि अगर आप ये तमाम चीज़ जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि क्रिएटिव थिंकिंग आ गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई, सही है, और इवॉल्विंग वाली बात आ गई कि आप अपने आप को इनोवेट करें, इवॉल्व करें। ये 3 पॉइंट अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं, सही है, इस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो आप एक प्रो डिज़ाइनर बन सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप प्रो डिज़ाइनर नहीं बन सकते। ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। इसको अगर मैं और इजी वर्ड में बोलूँ कि अपने आप को टाइम के साथ अपडेट करना, सही है, और नए ट्रेंड को फॉलो करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने अंदर पैदा करना, सही है, और अब पीछे पास की तमाम चीज़ें जो जो डिज़ाइनिंग की हिस्ट्री है, लाइब्रेरी है, वो अपने माइंड में फिट करना कि भाई मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ तो मैं बैठ के सोचूँ ना, मेरे पास फ़ौरन से आइडियाज़ आए, फ़ौरन क्लिक हो मेरे माइंड के अंदर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरे ब्रेन के अंदर वो चीज़ मौजूद है, तो मैं फ़ौरन से क्रिएटिव थिंक कर सकूँगा चीज़ को। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैं फ़ौरन से हाथ मार सकता हूँ कि भाई यहाँ मुझे फ़ौरन से दिख रहा है कि यार यहाँ पे इसने कुछ गड़बड़ की हुई है, इसको यहाँ पर मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। थर्ड पॉइंट कि भाई मैं लेटेस्ट चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ, फास्टेस्ट वे में डिज़ाइन कंप्लीट करके दे सकता हूँ। तो ये 3 पॉइंट अगर आपके अंदर मौजूद हैं, सही है, तो आप एक प्रो डिज़ाइनर बन सकते हैं। अब इस टॉपिक से हट के एक बात करना चाहूँगा मैं कि अगर आप कोई भी कोर्स, बेसिकली आप यहाँ इसीलिए आए हैं कि आप टूल सीख सकें, तो टूल सीखने से पहले आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए या इस चीज़ को करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप में ये कैपेबिलिटी नहीं है तो आप जस्ट टूल सीखे, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके कोई भी टूल सीख सकते हैं, सही है, लेकिन उसकी जो मकसद है कि भाई आप उस टूल को सीख के एक अच्छे डिज़ाइनर बने और अच्छा पैसा कमा सकें, सही। असल मकसद तो यही होता है। कोई भी बंदा कोई भी फील्ड चूज़ करता है तो उसका मकसद होता है कि भाई मुझे वहाँ पे इज़्ज़त मिले, मुझे अच्छा पैसा मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले, तो उसके लिए ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रो डिज़ाइनिंग के स्किल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है, सीधी बात है। मैं आपको ख़ुद बता रहा हूँ कि ये चीज़ अगर आप नहीं करेंगे तो इट्स नॉट गोना वर्क, सही है। तो आपके लिए ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव थिंकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत सारी जगह लोग बोलते हैं कि भाई डिज़ाइनर हो तो क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिव डिज़ाइनर नहीं है तो हम नहीं इसको हायर कर रहे, क्योंकि नॉर्मल डिज़ाइनर तो आपको 10 मिल जाएंगे, जिसको टूल चलाना आता है उसको बोले भाई लोगो बनाओ, वो कहीं से भी उठाएगा, चिपकाएगा, आपको दे देगा, तो वो क्रिएटिव नहीं होता। उसके पास अगर माइंड में चीज़ है और वो उस चीज़ से सोच के, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास हिस्ट्री है डिज़ाइन के बारे में, तो वो कुछ डिफरेंट बना सकता है, ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ये सारी चीज़ें एक प्रो डिज़ाइनर के अंदर ज़रूर होती है, सही है। वो उसका काम बता रहा होता है कि ये इसने पीछे से बहुत मेहनत की है, इसने एक्सपीरियंस हासिल किया है और उसके बाद ही कोई चीज़ प्रोड्यूस करके लेकर आया है। यानी कि इनडायरेक्टली आप ये बोल रहे हैं कि अगर कोई आपसे आपकी डिज़ाइन के बारे में पूछना शुरू कर देगा, भाई इसके ऊपर तुम मुझे 10 मिनट की ब्रीफ दो, तो आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। आपने किसी का छापा हुआ है, आपने कॉपी मारी हुई है, आपने जस्ट टूल यूज़ किया और आपने बना दिया। लेकिन अगर आपने उस पर मेहनत की होगी और आपने उसको वाकई में सोच के बनाया होगा, तो आप उसके ऊपर 2-3 चीज़ तो बोल ही सकते हैं कि भाई मैंने ये इस वजह से यूज़ किया है, मैंने फ़ॉन्ट इसलिए यूज़ किया, ये कलर कॉम्बिनेशन मैंने फ़लाने जगह से चूज़ किया था कि भाई ये जस्ट फॉर सपोज़ स्काई और अर्थ का कॉम्बिनेशन है बहुत ज़बरदस्त, तो मैंने ब्लू और ऑरेंज कलर यूज़ किया लोगों के अंदर, तो ये रिप्रेजेंट करता है दिन और रात को। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर वो बात कर सकता है अपने लोगों के बात में, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या यूज़ की उसने, तो वो सारी चीज़ें वो बात कर सकता है। अगर वो क्रिएटिव नहीं है, सही है, प्रो डिज़ाइनर नहीं है, तो वो नहीं बोल पाएगा बेचारा। वो बिला बोलता रहेगा, 10 चीज़ें बोलेगा, लेकिन सामने वाले को फ़ौरन पता चल जाएगा कि भाई ये फजूल की बातें कर रहा है, इसने कहीं से उठाया और मुझे चिपका दी है। तो ये ज़रूरी स्किल्स है, सही है।
अब हम तीसरी क्लास की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद वाले में हम उसमें फिर भी डिस्कस करेंगे विजुअल कम्युनिकेशन और टाइपोग्राफी। सही है, ये थोड़ा सा विजुअल रिलेटेड होगा। मैं इसको ये वाले कोर्स को आपको थोड़ा सा मॉनिटर के साथ समझाऊंगा। उसमें ज़्यादातर मैं, क्योंकि ये सिर्फ ज़बानी आपको नहीं समझ आएगी जब तक आप विजुअली उसको देखेंगे नहीं, क्योंकि विजुअल से रिलेटेड ही बात है, टाइपोग्राफी से रिलेटेड बात है, तो वो जब तक आप देखेंगे नहीं तो आपको इतना इजीली समझ नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह तीसरी से थर्ड क्लास के अंदर हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन और टाइपोग्राफी के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।